हाँ बच्चों, हम विजय सिंह सर हैं। ये आपको आज यूपी बोर्ड बायोलॉजी कक्षा 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिनके बोर्ड पेपर में 100% आने की संभावना है। आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी में और पेपर में तैयार करके जाइएगा। निश्चित ही ये आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में सहायक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लिंग सहनग लक्षण से आप क्या समझते हैं? लिंग सहनग वंशागति क्या है? वर्णांता का आरेख बनाइए। देखिए, इसमें स्टेप वाइज मार्किंग होगी। लिंग सहनग लक्षण से क्या समझते हैं, ये भी रहेगा 2 अंक का। 1 अंक का आपका लिंग सहनग वंशागति क्या है, 2 नंबर का आरेख रहेगा, अर्थात 1 + 2 का रहेगा। 1 नंबर का लिंग सहनग लक्षण, 2 नंबर का वर्णांता का आरेख और 2 नंबर का आपका लिंग सहनग वंशागति। अब स्टार्ट करते हैं। लिंग सहनग लक्षण, ऐसे लक्षण जो लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं उन्हीं लक्षण को कहते हैं लिंग सहलग्न लक्षण। ऐसे लक्षण जो लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाए उन्हें कहते हैं लिंग सहलग्न लक्षण। जैसे देखिए, ये मानिए गुणसूत्र है। इन गुणसूत्रों पर मोती के माले के जैसे जीन होते हैं। अब इन जीनों में जो लक्षण होगा वो कैसा लक्षण होगा? लिंग वाला लक्षण होगा, अर्थात लैंगिक लक्षण को व्यक्त करेंगे। लिंग गुणसूत्रों पर जो लक्षण पाया जाएगा वो लैंगिक लक्षणों को व्यक्त करेगा। अब लैंगिक लक्षण के अतिरिक्त इन पे जब कुछ कायिक लक्षण आ जाए तो उन्हीं लक्षणों को कहते हैं लिंग सहलग्न लक्षण। लैंगिक गुणसूत्रों पर लैंगिक लक्षण के अतिरिक्त कुछ अन्य लक्षण जब व्यक्त हो जाए तो उन्हीं अन्य कायिक लक्षणों को बोलते हैं लिंग सहलग्न लक्षण। और इन लक्षणों के संतानों में वंशागति को बोलते हैं लिंग सहलग्न वंशागति। अब आपको समझ में आ गया होगा। लैंगिक गुणसूत्रों पर जो लक्षण पाए जाते हैं उन लक्षणों को कहते हैं लिंग सहलग्न लक्षण, और उन लक्षणों के संतानों में जाने की प्रक्रिया को बोलते हैं लिंग सहलग्न वंशागति। लैंगिक गुणसूत्रों पर जो कायिक लक्षण पाए जाएंगे उन कायिक लक्षणों को बोलेंगे लिंग सहलग्न लक्षण। लैंगिक गुणसूत्रों पर लैंगिक लक्षण पाए जाते हैं जो आपके लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। परंतु यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य कायिक लक्षण पाए जाते हैं कभी कभी, उन्हीं कायिक लक्षणों को बोलते हैं लिंग सहलग्न लक्षण। और इन लिंग सहलग्न लक्षणों के संतानों में जाने की प्रक्रिया को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। तो इस तरीके से लिंग सहलग्न वंशागति आप लोग समझ गए होंगे। लिंग सहलग्न वंशागति के प्रकार आपको बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। लिंग सहलग्न लक्षण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका यक्ष सहलग्न लक्षण, और दूसरा है आपका वाई सहलग्न लक्षण, और तीसरा है आपका यक्ष वाई सहलग्न लक्षण। तो लिंग सहलग्न लक्षण 3 प्रकार के, यक्ष सहलग्न, वाई सहलग्न और यक्ष वाई सहलग्न। यक्ष सहलग्न लक्षण के जो जीन होंगे वो यक्ष गुणसूत्रों पर पाए जाएंगे। इन लक्षणों के जीन कहाँ पाए जाएंगे? यक्ष गुणसूत्रों पर पाए जाएंगे। वाई सहलग्न लक्षण के जीन कहाँ पाए जाएंगे? वाई गुणसूत्र पर पाए जाएंगे। और यक्ष वाई सहलग्न लक्षण के जीन यक्ष और वाई दोनों गुणसूत्रों पर पाए जाएंगे। यक्ष सहलग्न लक्षण का एग्जाम्पल है आपका वर्णांधता। वर्णांधता, हीमोफीलिया। और पेपर में जो आरेख आएगा तो इन्हीं दोनों का पूछेगा, किसका? वर्णांता का और हीमोफीलिया का। एक लक्षण है एक रोग का नाम है वर्णांता और दूसरे का नाम है हीमोफीलिया। और इसके अलावा वाई सहलग्न लक्षण में आपका होता है हाइपरट्राइकोसिस, कान में बाल का पाया जाना। कान में बाल का पाया जाना अनुवांशिक लक्षण है। मोटे और लंबे कान में बाल पाए जाते हैं, उसे को बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस। और यक्ष वाई सहलग्न लक्षण का एग्जाम्पल है आपका पूर्ण वर्णांधता, और इसके अलावा नेफ्राइटिस एक गुर्दे का रोग होता है। एक बार फिर से देख लीजिए।
ऐसे लक्षण जो लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं उन्हीं को कहते हैं लिंग संलग्न लक्षण। लैंगिक गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले कायिक लक्षणों को कहते हैं लिंग संलग्न लक्षण। लिंग संलग्न लक्षण 3 प्रकार के होते हैं, यक्ष संलग्न लक्षण, वाई संलग्न लक्षण और यक्ष वाई संलग्न लक्षण। यक्ष संलग्न लक्षण यक्ष गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं और वाई संलग्न लक्षण वाई गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं और यक्ष वाई संलग्न लक्षण यक्ष और वाई दोनों गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है। यक्ष संलग्न का एग्जाम्पल है वर्णांता, हीमोफीलिया। वाई संलग्न का है हाइपरट्राइकोसिस, कान में बाल का पाया जाना। यक्ष वाई संलग्न पूर्ण वर्णांता है और नेफ्राइटिस एक प्रकार गुर्दे का रोग है। अब शुरू करते हैं वर्णांता का आरेख। इन दोनों में से वर्णांता और हीमोफीलिया दोनों में से किसी का भी आरेख पूछ सकता है। अगर आप एक समझ लोगे तो हीमोफीलिया वाला अपने आप कर लोगे स्वयं ही। अब आपको वर्णांता का आरेख बताया जाएगा। अर्थात वर्णांता की वंशागति कैसे होती है संतानों में, तो इसकी कंडीशन है। पहली कंडीशन देखिए, ये वर्णांता यक्ष संलग्न लक्षण है। यक्ष गुणसूत्रों पर इसके जीन पाए जाएंगे, यक्ष सी वाई। अब यक्ष पे है, सी मीन्स है क्या, कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्णांध पुरुष है। पुरुष हो गया वर्णांध। वर्णांध पुरुष और सामान्य स्त्री, इन दोनों के बीच सहवास होगा तब किस तरीके की संतानें पैदा होंगी। ध्यान से देखिए आप लोग, इधर से यक्ष सी आया, इधर से एक आएगा गुणसूत्र यक्ष, यक्ष सी यक्ष हुआ। यक्ष सी यक्ष का मतलब हुआ वर्णांध पुरुष, वर्णांध पुत्र कह लीजिए। इधर से यक्ष आया, इधर से यक्ष आया। यक्ष वाले जीन पे कलर ब्लाइंड वाला जीन उपस्थित है यक्ष गुणसूत्र पे, तो यक्ष सी यक्ष हुआ। स्त्री में एक यक्ष पे रहेगा तो उसे वाहक पुत्री कहेंगे। दोनों यक्ष पे होता तब उसे ग्रसित कहते। तो ये स्त्री होगी क्या, वाहक स्त्री या वाहक पुत्री। अब इधर से वाई, इधर से यक्ष, ये हो गया आपका यक्ष वाई। इधर से वाई, इधर से यक्ष, यक्ष वाई हो गया। इधर से वाई, इधर से यक्ष, ये हो गया यक्ष वाई। यक्ष वाई में कोई भी सी वाला जीन उपस्थित नहीं है, अर्थात कोई भी कलर ब्लाइंड वाला जीन उपस्थित नहीं है। तो ये कैसे हुए, सामान्य पुत्र हुए। ये भी क्या हुए, सामान्य पुत्र हुए। अर्थात वर्णांध पुरुष और सामान्य स्त्री की शादी होगी तो उनमें संतानें इस तरीके से पैदा होंगी। वर्णांध पुत्र होंगे, सॉरी ये पुत्र नहीं है, यक्ष यक्ष है, तो ये वर्णांध स्त्री हो, पुत्री होगा। ये मिस्टेक से लिख दिया गया था। इधर से यक्ष आया, इधर से यक्ष आया। यक्ष यक्ष स्त्री का गुणसूत्र होता है, इसलिए इसे बोलोगे वर्णांध स्त्री। इसे वाहक स्त्री बोलेंगे। जब दोनों यक्ष गुणसूत्रों पर होता तब उसे बोलते वर्णांध। एक ही यक्ष गुणसूत्र पे वर्णांता का जीन उपस्थित है, इसलिए इसे कहेंगे वाहक पुत्री।
दोनों यक्ष गुणसूत्रों पर उपस्थित होता तब उसे बोलते हैं वर्णांध पुत्री। एक यक्ष पे उपस्थित है। पुरुष में अगर एक ही यक्ष गुणसूत्र पे रहेगा तब भी उसको वर्णांध पुरुष कहेंगे, क्योंकि पुरुष में एक ही यक्ष गुणसूत्र होता है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन देखें ध्यान से। स्त्री रोग से ग्रसित हो, अर्थात ग्रसित स्त्री सामान्य पुरुष हो। स्त्री रोग से ग्रसित है, पुरुष कैसे हैं? सामान्य है। अब इनके बीच जब होगा तब ध्यान से देखें। इधर से आया यक्ष सी, इधर से आया यक्ष। अब एक यक्ष गुणसूत्र पे उपस्थित है, इसलिए इसे कहेंगे वाहक पुत्री, अर्थात ये रोग से ग्रसित नहीं है, ये रोग को फैलाने का कार्य करेगी, इसे कहेंगे वाहक पुत्री। इधर से यक्ष आया, इधर से वाई आया, यक्ष सी और वाई, यक्ष सी वाई। अब इसे कहेंगे ग्रसित पुत्र, क्योंकि पुरुष में एक ही यक्ष गुणसूत्र होता है, उस यक्ष गुणसूत्र पर वर्णांता का जीन उपस्थित है, इसलिए उसे कहेंगे ग्रसित पुत्र। पुरुष वाहक नहीं होते, वाहक हमेशा स्त्रियां होंगी। इधर से यक्ष, इधर से यक्ष, इस यक्ष पे वर्णांता का जीन उपस्थित है, तो यक्ष सी और यक्ष, फिर से पैदा होगी वाहक पुत्री। इधर से यक्ष, इधर से वाई, तो हो गया यक्ष सी वाई। और ये होगा कैसे? ग्रसित पुत्र। अब ये आरेख है ग्रसित स्त्री और सामान्य पुरुष का। ग्रसित स्त्री हो, सामान्य पुरुष हो, तो इस तरीके की संतानें पैदा होंगी। अब अगला स्टेप देखते हैं। ग्रसित स्त्री ग्रसित पुरुष, अर्थात स्त्री भी रोग से ग्रसित हो और पुरुष भी रोग से ग्रसित हो। यक्ष सी इधर से आया, इधर से आया यक्ष सी। अब ध्यान से देखें, इसमें जो स्त्री होगी वो क्या होगी? रोग से ग्रसित होगी, वाहक नहीं होगी, इसे कहेंगे ग्रसित पुत्री। इधर से आया यक्ष, यक्ष पे सी जीन उपस्थित है, और इधर से आया यक्ष, इस पे भी सी जीन उपस्थित है, तो ये भी क्या होगी? ग्रसित पुत्री। यक्ष सी और वाई, इसे बोलेंगे ग्रसित पुत्र। इस यक्ष सी पे जीन पहले से उपस्थित है, यक्ष सी, और इधर से वाई। यक्ष, पुरुषों में एक ही यक्ष गुणसूत्र उपस्थित होता है और उस पर वर्णांता का जीन उपस्थित है, ये सी ऊपर समझिएगा, ये यक्ष सी वाई। तो ये जो पुरुष पैदा होगा वो कैसा होगा? ग्रसित होगा। अगर ग्रसित स्त्री हो अर्थात वर्णांता से ग्रसित हो और पुरुष दोनों ग्रसित हो, तो इस तरीके की संतानें पैदा होंगी। जितनी भी पुत्रियां होंगी सब ग्रसित होंगी, और जो पुरुष होंगे वो भी सब क्या होंगे? रोग से ग्रसित होंगे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। एक बार आपको फिर से रिकैप करवा देते हैं। लिंग गुणसूत्रों पर लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त जो अन्य कायिक लक्षण पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्रों का काम होता है लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करना, कायिक गुणसूत्रों का कार्य होता है कायिक गुणसूत्रों का निर्धारण करना। आपके शरीर में लैंगिक गुणसूत्रों पर कभी कभी कुछ कायिक लक्षण भी व्यक्त होने लगते हैं, उन्हीं कायिक लक्षणों को कहते हैं क्या? लिंग संलग्न लक्षण। लिंग गुणसूत्रों पर जो कायिक लक्षण होते हैं उन्हीं कायिक लक्षणों को बोलते हैं लिंग संलग्न लक्षण। लिंग संलग्न लक्षण 3 प्रकार के हैं, यक्ष संलग्न लक्षण, वाई संलग्न लक्षण और यक्ष वाई संलग्न लक्षण।
यक्ष संलग्न लक्षण यक्ष गुणसूत्रों पर पाए जाएंगे, वाई संलग्न लक्षण वाई गुणसूत्रों पर पाए जाएंगे, और कुछ लक्षण ऐसे हैं जो यक्ष और वाई दोनों गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, उन्हीं लक्षणों को कहते हैं यक्ष वाई संलग्न लक्षण। यक्ष संलग्न लक्षण का एग्जाम्पल है वर्णांता और हीमोफीलिया। वाई संलग्न लक्षण का उदाहरण है आपका हाइपरट्राइकोसिस, कान में बाल का पाया जाना, और यक्ष वाई संलग्न लक्षण का है एग्जाम्पल है नेफ्राइटिस, जो एक किडनी में गुर्दे का रोग है, और पूर्ण वर्णांता, ये यक्ष वाई संलग्न लक्षण के एग्जाम्पल है। इस तरीके से आपका यक्ष संलग्न लक्षण क्या है ये क्लियर हो गया, और संलग्न लक्षण के प्रकार क्लियर हो गए, उनका आरेख आपको ये बनाया गया। आप लोग प्रैक्टिस करिए, ये आपका क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं डीएनए के बारे में। क्वेश्चन पूछेगा डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल क्या है। डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल क्या है। द्विकुंडलिनी मॉडल, द्विकुंडलिनी मॉडल क्या है, या क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान से देखिए, आपको सचित्र वर्णन करने के लिए आएगा। ये डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुंडल कहलाएगी। एक डीएनए का स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है। ये स्ट्रैंड आपका 3' और ये स्ट्रैंड आपका 5' होगा। डीएनए 3 तरीके के पदार्थों से मिलकर के बना होता है। एक होता है फास्फेट समूह, और दूसरा होता है राइबोज शर्करा, और तीसरा होता है आपका नाइट्रोजनी क्षार। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर के बना होता है 3 चीजों से, फास्फेट समूह, राइबोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार से। नाइट्रोजनी क्षार 4 तरह के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एक बार फिर से समझिए, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, फास्फेट समूह से, राइबोज शर्करा से और नाइट्रोजनी क्षार से। डीएनए के दोनों कुंडल एक दूसरे के प्रति समांतर जुड़े होते हैं। अगर इधर आप इसमें नाइट्रोजनी क्षार की पगडंडियां होती हैं, एक कुंडल में 10 पगडंडियां होती हैं, इस तरीके से 10 पगडंडियां होंगी। काउंट कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि 10 हो, आप लोग फिगर में बना लीजिएगा अपने हिसाब से। एक कुंडल में 10 पगडंडियां होती हैं। एक कुंडल से दूसरे कुंडल के बीच की दूरी, यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी होगी 34 एंगस्ट्रॉम। एक कुंडल से दूसरे कुंडल के बीच की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम, और एक नाइट्रोजनी क्षार यानी यहां से यहां तक की दूरी होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये एक नाइट्रोजनी क्षार से दूसरे नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम, और डीएनए का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम, यानी इसकी पूरी मोटाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम। ये आपका होगा 20 एंगस्ट्रॉम। एक बार फिर से समझिए, डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन
और क्रिकने। एक नंबर का क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है कि डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। तो डीएनए का द्विकुंडली मॉडल वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। ये उसका चित्र है, एक बार फिर से इसका रिकैप करवा देते हैं। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड अर्थात न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर के बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक है। और न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर के बना है, फास्फेट समूह से, राइबोस शर्करा से और नाइट्रोजनी क्षार से। फास्फेट समूह से, राइबोस शर्करा से, नाइट्रोजनी क्षार से। ये आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। ये दोनों 2 स्ट्रैंड होते हैं और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रति समांतर होते हैं। ये जो नाइट्रोजनी क्षार की पगडंडियां हैं, इधर अगर एडेनिन होगा तो इधर क्या होगा? थाइमिन होगा, इधर साइटोसिन होगा, इधर ग्वानिन होगा। इधर अगर ग्वानिन है तो इधर साइटोसिन होगा, इधर थाइमिन, इधर एडेनिन, इधर थाइमिन, इधर एडेनिन। इधर अगर साइटोसिन है तो इधर ग्वानिन होगा, इधर ग्वानिन है तो इधर साइटोसिन होगा। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ डबल बंध से जुड़ा रहेगा। एडेनिन थाइमिन के साथ हमेशा द्विक बंध से जुड़ा रहेगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ हमेशा त्रिक बंध से जुड़ा रहेगा। फिर से समझिए, डीएनए क्या है? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, अर्थात न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक है। और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर के बना है, फास्फेट समूह से, राइबोस शर्करा से और नाइट्रोजनी क्षार से। नाइट्रोजनी क्षार 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरैसिल होता है, डीएनए में यूरैसिल नहीं पाया जाता है। अब ये आपका न्यूक्लियोटाइड होगा। दोनों न्यूक्लियोटाइड या दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के प्रति समांतर होंगे। एक स्ट्रैंड का तीसरा कार्बन दूसरे स्ट्रैंड के 5वें कार्बन से जुड़ा होगा। एक स्ट्रैंड का तीसरा कार्बन दूसरे स्ट्रैंड के 5वें कार्बन से जुड़ा होगा। ये पूरा आपका एक कुंडल हो गया। एक कुंडल से दूसरे कुंडल के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम, अर्थात 10 नाइट्रोजनी क्षार से अगले 10 नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होगी। ये आपका एक कुंडल हो गया। ये इतना मिलाकर के एक कुंडल हुआ। एक कुंडल के बीच की दूरी कितना है? एक कुंडल से दूसरे कुंडल के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम। और एक नाइट्रोजनी क्षार से दूसरे नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। नाइट्रोजनी क्षार आपस में हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। एडेनिन थाइमिन के साथ हमेशा द्विक बंध द्वारा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ हमेशा त्रिक बंध के द्वारा जुड़ा होगा। इस तरीके से आपको डीएनए की संरचना और डीएनए कैसे बना हुआ है इसके बारे में पता चल गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए। 100% चांस है कि ये बोर्ड पेपर में पूछा जाए। डीएनए क्या है? डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके, एक डीएनए का और दूसरा हो गया आपका, एक डीएनए का क्वेश्चन बताया गया और एक क्वेश्चन आपको बताया गया किसका? लिंग सहलन लक्षण का। तीसरा क्वेश्चन आपका है, बंध दंपतियों को संतान प्राप्त करने में कौन सी तकनीकी सहायक होती है, उनका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा बंध दंपतियों। बांझपन क्या है, ऐसे पूछा जा सकता है। बांझपन क्या है? बांझपन क्या है? बांझपन दंपतियों को संतान प्राप्त करने में सहायक तकनीकी का वर्णन कीजिए। तो बांझपन क्या है? बचपन से आप लोग सब जानते हो, जब पति पत्नी की शादी को 2 साल हो जाए और वो संतान चाहते हैं, इसके बावजूद भी उनको संतान नहीं हो रही है, तो इसी को बोलते हैं बांझपन। शादी के 2 साल बीत जाएं और वो पति पत्नी संतान चाहते हैं, इसके बावजूद यदि उनको संतान नहीं हो रही है, तब उसे कहेंगे क्या? बांझपन। बांझपन 2 तरीके का होता है, एक होता है प्राथमिक बांझपन और दूसरा होता है द्वितीयक बांझपन। कितने तरीके का बांझपन सब लोग समझ गए? क्वेश्चन पूछेगा बांझपन क्या है? बांझपन दंपतियों को संतान प्राप्त करने वाली सहायक तकनीकी का वर्णन कीजिए। तो बांझपन समझ गए, शादी के लगभग 2 साल बीत जाए और पति पत्नी संतान चाहते हैं, इसके बावजूद उनको संतान ना हो, तो इसे कहेंगे बांझपन। बांझपन 2 तरीके का है, एक है आपका क्या? प्राथमिक बांझपन और दूसरा है आपका द्वितीयक बांझपन। अब समझिए प्राथमिक बांझपन क्या है? जब महिला प्रसव से नहीं, गर्भधारण नहीं करती है, तब उसे बोलेंगे प्राथमिक बांझपन, यानी महिला का गर्भधारण नहीं हो पाता है। दूसरा द्वितीयक बांझपन क्या है? महिला गर्भधारण करती है परंतु उसके बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं, तो इसे बोलते हैं द्वितीयक बांझपन, अर्थात वो 9 महीने पूरे नहीं कर पाते। प्राथमिक क्या है? महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है
अर्थात उसके शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं हो पाता, तो इसे बोलेंगे प्राथमिक बांझपन, अर्थात युग्मनज नहीं बनता है। द्वितीयक बांझपन में क्या होता है, युग्मनज बन जाता है परंतु वो अपने 9 महीने पूरे नहीं कर पाता, अर्थात बच्चे का विकास नहीं होता, उसके पहले भी वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसे बोलेंगे द्वितीयक बांझपन। अब बहुत सारी नई नई तकनीकी आ गई हैं जिनकी सहायता से अगर महिला के या पुरुष के अंगों में कुछ विकार है तब भी वो गर्भधारण कर सकते हैं। उन्हीं तकनीकों को बोलते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी। क्या कहते हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। सहायक जनन प्रौद्योगिकी। एक बार फिर से समझिए, शादी के 2 साल बीत जाए, पति पत्नी संतान चाहते हैं फिर भी गर्भधारण ना हो तो उसे कहते हैं बांझपन। बांझपन 2 तरीके का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक बांझपन में क्या होता है, महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है, और द्वितीयक बांझपन में क्या होता है, महिला गर्भधारण करती है परंतु उसके बच्चे डेवलप्ड नहीं होते, अर्थात विकसित नहीं होते और पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उससे बोलते हैं द्वितीयक बांझपन। बंध दंपतियों अर्थात बांझपन दंपतियों को संतान उत्पन्न करने के लिए जो सहायक तकनीकी होती है उसी को बोलते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी। बंध दंपतियों को संतान प्राप्त करने के लिए जो सहायक तकनीकी है उस सहायक तकनीकी को कहते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी। शॉर्टकट में बोलते हैं ART, एसेसरी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एसेसरी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सहायक जनन प्रौद्योगिकी। अब सहायक जनन प्रौद्योगिकी में कौन कौन सी तकनीकी है इसके बारे में देखिए ध्यान से। पहली बहुत ही फेमस तकनीकी है, उसे बोलते हैं IVF। इसको पूरे तरीके से बोलते हैं इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन। हिंदी में बोलेंगे अंतःपात्रे निषेचन या अंतःपात्री निषेचन। पहली तकनीकी है, इसे परकनली शिशु भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, महिला के अंडाणु को अंडाशय कोशिकाओं से बाहर निकाल लिया जाता है और पुरुष के शुक्राणु को बाहर निकाल लिया जाता है। पुरुष के वीर्य को बाहर निकाल लेंगे और उस वीर्य से लैब में शुक्राणु को बाहर निकाल लेंगे। शुक्राणु और अंडाणु दोनों को आपस में मिला करके युग्मनज बनाएंगे। शुक्राणु और अंडाणु दोनों को आपस में मिला करके ये आपका हो गया शुक्राणु और ये महिला का हो गया अंडाणु। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिला लेंगे और बन जाएगा क्या, जाइगोट। अब इस जाइगोट में क्या होगा, विदलन होगा। क्या होगा, विदलन होगा। विदलन में विभाजन होगा और ये 2, 4 और 8 कोशिकाओं का जब हो जाएगा तब इसे बोलते हैं प्राथमिक भ्रूण। क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूण। और इस प्राथमिक भ्रूण को महिला के गर्भाशय में व्यवस्थित कर दिया जाएगा या योनि के मार्ग से प्रवेश करा दिया जाएगा और वहां पे वो अपरायामल का निर्माण करके बच्चे का पूरी तरीके से विकास होगा। ध्यान से देखिए, एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको, महिला के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बता करके थोड़ा सा। आप लोग रफली फिगर समझ लीजिए। ये अंडाशय है, अंडाशय में अंडाणु भरे होंगे, अंडाशय में अंडाणु भरे होंगे। अंडाणुओं को बाहर निकाल लिया जाएगा और पुरुष के वीर्य से शुक्राणु को बाहर निकाल लिया जाएगा और एक परक नली में या किसी पात्र में शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिला लिया जाएगा। ये अंडाणु हो गया और ये हो गया शुक्राणु। इन दोनों को मिला करके जाइगोट बनाया जाएगा और उस जाइगोट में क्या होगा, विदलन होगा। और विदलन के फलस्वरूप जब वो 2 विदलन क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। जैसे ये जाइगोट हो गया और इस जाइगोट में जब विभाजन हो, आकार ना बढ़े और कोशिका की संख्या बढ़ जाए, ये 2 सेल का हो गया। अब 2 से क्या हो गया, 4 सेल का हो गया। तब इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, विदलन। 4 से ये हो जाएगा 8 सेल का। अब इस 8 सेल वाले युग्मनज को भ्रूण कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, महिला के अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकाल लेंगे, पुरुष के वीर्य से शुक्राणु को लय में बाहर निकाल लेंगे, शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिला करके क्या बनाएंगे, जाइगोट। ये बन गया आपका जाइगोट। अब इस जाइगोट में क्या होगा, विदलन होगा। ये 2 सेल का हो गया, 2 से 4 सेल का हो गया, 4 से 8 सेल का हो गया। अब इस जो 8 सेल का युग्मनज हो गया इसे बोलते हैं
प्रारंभिक भ्रूण, क्या कहते हैं? प्रारंभिक भ्रूण कहते हैं। अब इस भ्रूण को क्या करेंगे? योनि के रास्ते से ले जाकर ये गर्भाशय में स्थापित कर देंगे। कहाँ पे? गर्भाशय में। और यहाँ पर ये गर्भाशय में क्या करेगा? अपरा या अवल का निर्माण करेगा, और इस अपरा या अवल के द्वारा बच्चे का फिर धीरे धीरे हार्मोन्स की सहायता से डेवलपमेंट होगा और 3 जर्म लेयर बनेगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। वो दूसरे टॉपिक का विषय है, उसको बाद में चर्चा किया जाएगा। एक तकनीकी आपकी हो गई कौन सी? IVF, इंट्राविक्टो फर्टिलाइजेशन। महिला के अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकाल लिया गया, पुरुष के बीज से शुक्राणु को बाहर निकाल लिया गया, दोनों को एक पात्र में जायगोट के रूप में परिवर्तित किया गया, जायगोट में विदलन हुआ और ये हो गया 8 सेल का, तब इसको गर्भाशय में व्यवस्थित कर दिया गया। चूंकि ये सारी प्रक्रिया परखनली में या बाहर पात्र में हो रही है, इसलिए इसे बोलते हैं परखनली शिशु भी कहते हैं। क्या? परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अब दूसरी प्रोसेस समझिएगा, एक होता है ZIFT, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जेड मीन्स क्या हो गया? जायगोट, दूसरी विधि आपको बता रहे हैं ZIFT। जेड मीन्स हो गया क्या? जायगोट, और आई मीन्स हो गया क्या? इंट्रा, एफ मीन्स हो गया फैलोपियन, और टी मीन्स हो गया क्या? ट्रांसफर। इसको कहते हैं ZIFT या जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। महिला के अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकाल लेंगे और पुरुष के शुक्राणु को बाहर निकाल लेंगे, दोनों को युग्मनज बना करके महिला के फैलोपियन ट्यूब ये जो बनी थी, ये तो आपका हो गया, इधर देख लीजिए, ये आपका क्या है? अंडाशय है, और इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब में जायगोट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तब इसको बोलते हैं क्या? ZIFT। शुक्राणु अंडाणु को बाहर निकाल करके युग्मनज बना लिया गया, और उस युग्मनज को कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? फैलोपियन ट्यूब में। अब ये फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ आ जाएगा कहाँ? गर्भाशय में, और गर्भाशय में डेवलप्ड होकर के, विकसित होकर के नए संतान को जन्म देगा। दूसरी विधि आपको बता रहे हैं अब, महिला का ये अंडवाहिनी और अंडाणु ये सब क्या हो? सही हो, उसका यूट्रस सही ना हो, तो यूट्रस ना सही होने के कारण बच्चा यहाँ पे जाता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, अर्थात मर जाता है। तो अंडाणु शुक्राणु की मदद से बच्चे का निर्माण किया जाएगा, और उस बच्चे को किसी थर्ड पर्सन या दूसरी महिला के यूट्रस में विस्थापित कर दिया जाएगा, तो इसे बोलते हैं सरोगेसी मदर। फिर से समझिए, महिला का अंडवाहिनी अंडाणु ये सब ठीक है, परंतु उसका गर्भाशय में कुछ विकृतियां हैं, बच्चा बन जाता है, बच्चा बनने के बाद गर्भाशय में आता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है महिला के गर्भाशय के खराब होने के कारण। तो ऐसी दशा में बच्चे को जब जायगोट के रूप में बन जाए या भ्रूण के रूप में बन जाए, तो उसको किसी थर्ड पर्सन महिला के अंदर स्थापित कर दिया जाता है, तब इस मदर को कहते हैं क्या? सरोगेसी मदर। वो जो थर्ड पर्सन वाली मदर होगी उसे सरोगेसी कहेंगे। इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। एक आपका DNA का द्विकुंडली मॉडल क्या है, इसको कृष्ण ने प्रस्तुत किया था, अच्छे से बता दिया गया। वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। DNA एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, 2 स्ट्रैंड होते हैं इसमें, एक स्ट्रैंड 3' और दूसरा स्ट्रैंड 5' का होता है। 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, नाइट्रोजनी क्षार से, फास्फेट समूह से और राइबोज शर्करा से। 2 कुंडल के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम, एक नाइट्रोजनी क्षार से दूसरे नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। 4 तरीके के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। DNA में यूरेसिल नहीं होता है। दूसरा आपको बताया गया सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है, अर्थात बंध दंपतियों को संतान देने के लिए किन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा बांझपन क्या होता है, बांझपन दंपतियों को संतान प्राप्त करने के लिए कौन सी तकनीकी सहायक है। तो बांझपन समझ गए, कौन कौन सी तकनीकी सहायक है ये आपको बता दिया गया। एक तकनीकी बताई गई IVF, इंट्राविक्टो फर्टिलाइजेशन, एक बताया गया ZIFT, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और एक बताया गया शायद GIFT, ये नहीं बताया गया, फिर से बता देना है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, GIFT और ZIFT। जी में क्या होता है?
पुरुष के इसका प्रयोग कब किया जाता है इस विधि का, जब पुरुष के पास शुक्राणु कम हो या उन शुक्राणुओं की सक्रियता कम हो। ध्यान से समझिएगा, GIFT और ZIFT। ZIFT में क्या होता है, जाइगोट को ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और GIFT में क्या होता है, महिला के पास अंडाणु है, पुरुष के शुक्राणु में कमी है या शुक्राणु कम है या उनकी सक्रियता कम है, तो क्या किया जाता है, पुरुष के लगभग 2 से 5 लाख शुक्राणु को महिला के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पुरुष के 2 से 5 लाख शुक्राणुओं को महिला के फैलोपियन ट्यूब में उस समय ट्रांसफर किया जाता है जब महिला अंडोत्सर्ग के लिए रेडी हो। फिर से समझिए, इस तकनीकी में क्या होता है, पुरुष के शुक्राणु को लगभग 2 से 5 लाख शुक्राणुओं को उस समय महिला के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है जब वो अंडोत्सर्ग के लिए रेडी हो। अंडोत्सर्ग मतलब अंडाणु को बाहर निकालने के लिए रेडी हो। पीरियड के 14 डेज अर्थात 14वें दिन अंडाणु रिलीज होते हैं 10 से 14 दिन के भीतर, तो उस दरमियान इनको डाला जाएगा, किसको, शुक्राणुओं को। तो वो शुक्राणु अंडाणु से मिल करके जाइगोट बनाएंगे और वो जाइगोट अपनी सामान्य प्रक्रिया द्वारा कहाँ आ जाएगा, गर्भाशय में, और यहाँ फिर अपराय आवल के निर्माण द्वारा नए चिल्ड्रन का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा और 3 लेयर बनेगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और बच्चे का विकास होगा, फिर वो प्रसव के द्वारा बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। धन्यवाद, आप लोग इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर के लिए।